हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कि एक एयरक्राफ्ट कैसे हवा में कई हज़ार फीट उड़ते हुए ज़मीन में एटीसी से कैसे बात करता है, यानी हाउ एयरक्राफ्ट डू वायरलेस कम्युनिकेशन विद एटीसी। ये आज का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो एयर स्पेस को कंट्रोल करता है ना। तो आज का टॉपिक ये है कि कैसे एक एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन करता है एटीसी के साथ जबकि वो कई हज़ार फीट हवा में उड़ रहा होता है। तो ये पॉसिबल है रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब समझना पड़ेगा, दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो हम खुद जनरेट करते हैं एज ए ह्यूमन। आप जो बोलते हैं उसे कहा जाता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, एएफ। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हायर रेंज के फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो आप ना सुन पाओगे ना आप अपने ज़ुबान से जनरेट कर पाते हो। तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी। जैसे VLF है 3 to 30 किलो हर्ट्ज, LF है 30 to 300 किलो हर्ट्ज, MF है ये 300 to 3 किलो हर्ट्ज। ये पार्ट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये 100% पूछा जाता है WPC क्वेश्चन में। DGC वाले पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ बताओ, रेंज बताओ फ्रीक्वेंसीज़ की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रीक्वेंसी होता क्या है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। टेक्निकल टर्म में तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि साइकिल पर सेकेंड, ये आप लोग बोल देते हैं। ये एक्चुअली होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऐसा कुछ होता नहीं कि साउंड ऐसा कुछ करके कुछ चीज़ नहीं है, वाइब्रेशन है। जब आप बात करते हो, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जब आप बात करते हो आप अपने टंग से एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो और वो सामने वाले के कान के पर्दे को हिला देता है। वो जो कान का पर्दा होता है एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है। ये चीज़ें आपकी ज़ुबान से जो आप वाइब्रेशन क्रिएट करते हो उससे होता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो कि मान लो आपके घर पे कांच के बर्तन है या फिर स्टील बर्तन है और घर के बगल से कोई डीजे जा रहा है। तो वो डीजे बजता है घर के बगल से या थोड़े दूर पे, और आप नोटिस करते हो कि घर पे कांच के बर्तन हिलने लगते हैं। ये वाइब्रेशन की वजह से होता है, यानी वो जो स्पीकर है वो भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो आपको सुनाई देता है। तो वो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि उसी तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होता है जो आपका अभी हमने देखा। ये सारी आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब ये फ्रीक्वेंसीज़ में तीन चीज़ें आपको समझना है कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, टॉप और एंड बॉटम पिच को एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के बीच के गैप को, यानी क्रस टू क्रस या ट्रफ टू ट्रफ अगर आप कैलकुलेट करें उसे वेवलेंथ कहते हैं। देखो, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ़ साइकिल जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा होगा। एक चीज़ याद रखना, वेवलेंथ अगर बड़ा है तो वो फ्रीक्वेंसी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। वेवलेंथ अगर कम है, छोटा है, तो वो फ्रीक्वेंसी कम दूर तक ट्रैवल करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट वेवलेंथ होता है और वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है। लो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ होता है, इसलिए वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि VHF जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता है, HF फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता है। अब ज़रा समझते हैं कि जो VHF फ्रीक्वेंसी है, यहाँ हमने देखा एविएशन में हम दो फ्रीक्वेंसीज़ में बात करते हैं, क्या VHF एंड HF। ये दो फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। ये HF हो गया आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, VHF हो गया शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। तो VHF का रेंज है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, जिसके में से हम यूज़ करते हैं एविएशन कम्युनिकेशन के लिए 118.0 मेगाहर्ट्ज से लेके 135.9 मेगाहर्ट्ज तक। ये WPC का क्वेश्चन है कि हम VHF कम्युनिकेशन का रेंज 118.0 मेगाहर्ट्ज से लेके 135.95 मेगाहर्ट्ज तक है। राइट। अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितने स्पीड से ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो कितना स्पीड तक, हार्डली 30 मीटर तक आप ऑडियो फ्रीक्वेंसी
जो आप बोलते हैं वो 30 मीटर तक कवर कर सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दूर तक अपना सिग्नल या वॉइस भेजना है तो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी कितने स्पीड पे ट्रैवल करता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड में ट्रैवल करता है। ये भी एक WPC क्वेश्चन है। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है? हाउ अ एयरक्राफ्ट डू वायरलेस कम्युनिकेशन विथ ATC। एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है 38,000 फीट पे या भी किसी भी एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, वो कैसे ज़मीन पे जो ATC है उससे कैसे बात कर सकता है, कैसे बात कर पाता है, किसकी मदद से कर पाता है? तो ये हो पाता है एक सिस्टम जिसका नाम है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। इसकी मदद से हो पाता है। ये सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर क्या है? ये एक पूरा VHF कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर लगा होता है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। अब हमने पहले ही देख लिया है, अगर आपने पहले का वीडियो देखा हो तो अगर कोई भी सिस्टम हो वो मिनिमम इन 3 चीज़ों से बना होता है: ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट। जो VHF कम्युनिकेशन सिस्टम है ये भी एक सिस्टम है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्वियसली। क्या ऑब्जेक्टिव है? वायरलेस कम्युनिकेशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रिंसिपल क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल क्या है ज़रा समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि ये एक आपका कॉयल हो गया है ना, कॉयल A। अगर आप इसमें AC सप्लाई देते हो, मान लेते हैं हम 50 हर्ट्ज़ का सप्लाई देते हैं, जैसे हाउस होल्ड सप्लाई। अगर आप इसमें AC सप्लाई देते हो तो ये कॉयल के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो, राइट। अब क्या करेंगे? उसी तरीके से एक और कॉयल लेते हैं हम, कॉयल B, काफ़ी थोड़ा दूर लेंगे कॉयल B, है ना, कॉयल B। अब इस कॉयल में हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक मल्टीमीटर लगा लिया, मल्टीमीटर हमने लगा दिया। और अब क्या करेंगे? एक हम मैग्नेट लेंगे और इस कॉयल के बीच में मूव करेंगे अप एंड डाउन। तो ऑब्वियसली जब ये मैग्नेट मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अब इस कॉयल को, इस कंडक्टर को कट करेंगे तो यहाँ एक मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको ज़रूर दिखेगा, राइट। अब क्या करते हैं? उसी तरीके से हम ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने अब दोनों कॉयल को ले लेते हैं, कॉयल A एंड कॉयल B। अब कॉयल A में हमने क्या किया, 50 हर्ट्ज़ दिया था तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इस कॉयल B में 50 हर्ट्ज़ की जगह पे 150 हर्ट्ज़ कर देते हैं तो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं 1100, अगर हम इसको कर देंगे 1150 हर्ट्ज़ तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड अब कहाँ पहुँच जाएगा? कॉयल B पे पहुँच जाएगा। यानी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी आप जितना बढ़ाएंगे एक कॉयल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जब पहुँचेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब पहुँचेगा कॉयल B में तो ऑब्वियसली कॉयल B में जो मल्टीमीटर है तो उसमें आपका वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब पॉइंट समझो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, कॉयल A और B आपस में एक दूसरे से फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी कॉयल A का वोल्टेज जो है कॉयल B तक पहुँच पा रहा है। ये वो किस तरह है? फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम कन्वर्ट करके वोल्टेज में कॉयल B में ले रहे हैं। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है VHF और HF कम्युनिकेशन सिस्टम और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ें हैं इसके कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट है? माइक्रोफोन है इसका एक कंपोनेंट, ट्रांसमीटर है, एंटेना है, रिसीवर है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हमको एक एक कंपोनेंट को देखना है, एक एक कंपोनेंट का फंक्शनैलिटी समझना है, उसके बाद जाके आप एक पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे। सबसे पहले कंपोनेंट समझते हैं एंटेना। ये एंटेना होता क्या है? देखो, ये मेरे पापा के कार का एंटेना है ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट का एंटेना तोड़ के आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, वो बहुत कॉस्टली है, मेरा घर चला जाएगा उसमें। तो ये जो कार का एंटेना है, आप देखो ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसके अंदर मैंने तोड़ा तो मुझे क्या मिला? ये कॉयल मिला। जैसे आप ट्रांसफार्मर कॉयल को देखो, हाँ, वैसे से रिलेट करो उसको। तो अब देखो, ये जो एंटेना है ये एक तरह का कन्वर्टर है ना, कन्वर्टर। ये कन्वर्ट कर देता है, क्या करता है? अगर इसमें आप इसमें AC सप्लाई दोगे ना तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, EM वेव्स प्रोड्यूस करेगा।
इसी एंटेना को अगर आप ईएम वेब में रखोगे, ईएम वेब के आसपास रखोगे, तो ये क्या करेगा, आपको एसी सप्लाई देना शुरू कर देगा। तो एंटेना क्या होता है? एंटेना एक कन्वर्टर है। इट इज़ अ क्लियरली इट्स अ कन्वर्टर मेड ऑफ वायर्स, सिंपल वायर्स। इट्स अ कन्वर्टर। क्या करता है? इफ़ यू प्रोवाइड एसी सोर्स, it will produce electromagnetic field. If you place this antenna in electromagnetic field, it will produce a electrical voltage or current. एंटेना समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली पोलराइज्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होता है। ये डब्ल्यूपीसी क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट का एंटेना ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसे कहते हैं ब्लेड टाइप एंटेना। ये भी ध्यान रखना, डीजीसी वाले पूछ सकते हैं कि जो वीएचएफ कम्युनिकेशन का एंटेना है वो किस तरह का होता है। ये ब्लेड टाइप एंटेना होता है। अब देखो, उसको अगर अंदर तोड़ोगे आप, इसमें आपको 100% ऐसा कॉयल मिलेगा। किसी दिन मैं तोड़ के वीडियो डाल दूँगा, है ना। जो अबैंडन्ड एयरक्राफ्ट होगा, मतलब लाइफ ख़त्म हो गया होगा, उसका अगर मिला इंशाल्लाह तो तोड़ के मैं डाल दूँगा। आगे चलते हैं हम। जो एंटेनाज होते हैं आपके एयरक्राफ्ट में, ये कुछ इस तरीके से लगते हैं। यहाँ पे VHF-3 का एंटेना लगा हुआ है, और अगर आप देख पा रहे हैं VHF-1 का एंटेना भी यहाँ पे लगा है, ये VHF-2 का एंटेना लगा है, ये ELT का एंटेना लगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग एंटेनाज लगे हुए हैं। एंटेनाज का काम क्या है? वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, या फिर अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देगा। अब आते हैं दूसरा हैंड माइक, दूसरा कंपोनेंट। हैंड माइक ये अलग अलग जहाज़ में अलग अलग तरीके से दिखते हैं। ये 320 में आपका होता है, ये भी 320 का है। ये आपका बोइंग 737 का है, ये आपका 350 में लगा हुआ है। ये पार्ट नंबर वाइज आप चेक कर सकते हैं कौन से जहाज़ में। लेकिन अब इस हैंड माइक का फंक्शन क्या है? ये भी एक कन्वर्टर है। अब इसे कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है? ये वॉइस ट्रांसड्यूसर है। ये क्या करता है? अब ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीजो क्वाड जो होता है, माइका हो गया। ये जो मटेरियल्स है ना, ये क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये डायफ्राम ऐसे आपके माइक में लगा होगा। जब आप कुछ बोलते हो तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, और वो वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है ये माइक्रोफोन, राइट। एक ट्रांसड्यूसर है जो वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कुछ इस तरह से अगर आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखें, यहाँ पे देखो, ये जब बोल रहा है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। अब ये वाइब्रेशन ये है माइक, आपका माइक में लगा है पीजो मटेरियल, यही मटेरियल यूज़ होता है। वो इतना सेंसिटिव होता है कि हल्के से हल्के वाइब्रेशन को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पीकर। एयरक्राफ्ट में उसको बूम सेट भी कहते हैं। वो कुछ इस तरीके का दिखता है, बूम सेट कहते हैं। एयरक्राफ्ट में स्पीकर्स भी लगा है। ये स्पीकर भी एक कन्वर्टर है। अगर आप इस स्पीकर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे तो वो क्या करेगा? उसको अकॉस्टिक यानी वाइब्रेशन, यानी आप उसको साउंड में वो कन्वर्ट कर देगा। स्पीकर हो गया। अब आते हैं, अब जो मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, हम जो ज़ुबान से बोलते हैं वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हमको चाहिए एक डिवाइस जिसे कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप अपने कॉलेज में रेडियो लैब्स में आपने देखा होगा, ये इस तरह से दिखता है ऑसिलेटर, है ना। RF सिग्नल जनरेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर होता है ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है। अब ये ऑसिलेशन क्या है? ऑन ऑफ कीइंग के प्रिंसिपल पे काम करता है ना। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये डीजीसी वाले पूछते हैं कि ये ऑसिलेटर होता क्या है। देखो, ऑसिलेटर मेनली एक अनस्टेबल एम्पलीफायर है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अनस्टेबल एम्पलीफायर है। ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है या फिर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जनरेट करता है। ये प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑन ऑफ कीइंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑसिलेटर का हो गया। आगे बढ़ते हैं।
एक और डिवाइस है जिसे कहते हैं हम मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन मतलब ये सुपर इम्पोज करता है लो फ्रीक्वेंसी को, यानी जो हमने बोला इन्फॉर्मेशन। अभी देखो, जैसे जो भी आप बोलते हैं माइक में या फिर कहीं पे भी बोलते हैं, मेनली माइक में ही हम बोलते हैं, एयरक्राफ्ट के माइक में हो या फिर नॉर्मल किसी भी माइक में। अब माइक में जो आप बोलते हैं, माइक कन्वर्ट कर देता है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर आप डायरेक्ट एंटेना में कनेक्ट करेंगे तो वो उससे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा जो एटमॉस्फेयर पे ट्रैवल कर सके, क्योंकि हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, जो वॉइस है, उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा नहीं होता है, 20,000 to 20,000 डीबी तक होता है। इसके लिए हमको चाहिए जो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को के अंदर हम इम्पोज करते हैं, सो दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जो आपको कहीं जाना है, लंदन आपको जाना है, दिल्ली से दुबई जाना है, तो आप अपने आप से चल के तो जा नहीं सकते, अगर जाएंगे भी कम से कम 2-4 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए आप अपने आप को एक कैरियर के अंदर डालते हैं, तो वो कैरियर आपको पहुंचा देता है दुबई तक। वो कैरियर आपका एयरक्राफ्ट हो सकता है या बाइक, कार, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो एक कैरियर है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन है। मॉड्यूलेटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर सुपर इम्पोज कर देता है, राइट। तो ये मॉड्यूलेटर का काम है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक डब्बा है ऑडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कैरियर जो है कोई डब्बा है, उसके अंदर हम अपना वॉइस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली मॉड्यूलेटर में करते क्या है, मॉड्यूलेटर के अंदर क्या होता है, देखो। अब एग्जांपल तौर पे ये देखो, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, जो आपने बोला ये आपका इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका कैरियर है। अब मान लेते हैं हम VHF कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं। अब आपने फ्रीक्वेंसी जनरेट किया 121.9, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। अब जो 121.9 है, इसके अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ है नहीं कि डाल रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन का जो सिग्नल पेटेंट है, एग्जैक्टली सेम पेटेंट में हम कैरियर को बना देते हैं। इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब बनाने के लिए दो तरीका इस्तेमाल होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब, जो इन्फॉर्मेशन का डिज़ाइन है वो सेम पेटेंट या कोडिंग हम कैरियर में कर देते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि हम कैरियर का एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, कैरियर का एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी, पल्स, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ देखो, इन्फॉर्मेशन का एम्पलीट्यूड हाई जा रहा है, तो यहाँ मॉड्यूलेशन में क्या है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। देखो, उस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है इन्फॉर्मेशन का कम हो रहा है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी कम हो गया, राइट। ये कम हो गया एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी डाउन, फ्रीक्वेंसी अप, एम्पलीट्यूड अप। इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड हम चेंज करते हैं, पेटेंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आपका इन्फॉर्मेशन, जो आपका ऑडियो के अकॉर्डिंग। एक और तरह का मॉड्यूलेशन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, बाकी सब रिमेन सेम रहेगा। ऑडियो के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम जो कैरियर का फ्रीक्वेंसी है उसको पेटेंट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ ऑडियो फ्रीक्वेंसी जब हाई जा रहा है तो यहाँ पे मॉड्यूलेटेड जो रिजल्ट है वो भी हाई है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। या डाउन जा रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका कम हो गया। तो दो तरह का मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन हम एविएशन में इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक और मॉड्यूलेशन है फेज़ मॉड्यूलेशन, वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम मेनली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कुछ नेविगेशन पार्ट्स में लगता है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हम सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कई ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये रहा, देखो, ये अफोर्डेबल है। एविएशन में हम इस्तेमाल करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्योंकि ये अफोर्डेबल है, ईजीली डिटेक्ट करता है वीक सिग्नल को, वाइड
बैंडविड्थ नैरो बैंडविड्थ है, ज़्यादा एरिया कवर करता है। वहीं पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की भी एडवांटेज है। बैटरी का जो मतलब ये बेटर साउंड क्वालिटी देता है और पावर कंजप्शन इसका कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। लेकिन फिर भी हम इसको एविएशन में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास पावर कंजप्शन का कोई इशू नहीं है। हमारे पास 3-3 जहाज़ में आईडीजी लगा हुआ है, 3-3 आईडीजी लगा हुआ है, एपीयू का आईडीजी है, सॉरी 2 आईडीजी है, एक आपका सीएसडी है। जो आपका 2 जहाज़ में वो कई जहाज़ 75 केवीए, कई जहाज़ में 90 केवीए का पावर जनरेट होता है, तो पावर का कोई कमी नहीं है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डोमेस्टिक इस्तेमाल होता है, जैसे आपका नॉर्मल एफएम हो गया, रेडियो हो गया, उसमें इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहाँ पे छोटा-छोटा बैटरी लगा के लोग सुनते हैं। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करते हैं घरों में। एयरक्राफ्ट में ध्यान से रखिए, क्लियरली हम इस्तेमाल करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है सिंपल डिज़ाइन है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो भी सिस्टम्स लगते हैं उसमें सिंपल डिज़ाइन है, अफोर्डेबल है, वाइडर एरिया कवर करता है, वीक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है। कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे लो क्वालिटी होगा आपका, वन साइड कम्युनिकेशन, यानी एट ए टाइम एक ही साइड वाला बात कर सकता है, दो तरफ वाले बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह के डिसएडवांटेज हैं जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली काम करता कैसे है, कैसे हवा से एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा है हवा में वो ज़मीन तक अपना आवाज़ कैसे पहुंचाता है। तो एक एक चीज़ों को देखते हैं हम। सबसे पहले मान लो एक एयरक्राफ्ट है जिसमें आप बैठे हो और आपने क्या किया, आपने कुछ बोला। मान लो आपने दिल्ली टावर से कम्युनिकेट करना है, तो आपने दिल्ली टावर को बोला, दिल्ली टावर विक्टर टैंगो किलो टैंगो माइक रिक्वेस्ट डिसेंट। तो आपने ये अपने एयरक्राफ्ट के माइक में कहा। जो माइक ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डायरेक्ट एंटेना में डालो तो ये ज़्यादा दूर ट्रांसमिट नहीं कर सकता। हमको चाहिए एक कैरियर जो हमारा रेडियो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। ये अभी आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जा रहा है। अब रेडियो के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हमको चाहिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, यानी ये ऑसिलेटर चाहिए। अब मान लो जो दिल्ली का टार का फ्रीक्वेंसी है 118.9, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी 118.9 मेगाहर्ट्ज। तो हमने इस ऑसिलेटर से 118.9 मेगाहर्ट्ज जनरेट किया। जनरेट करके हमको उसको भेजना पड़ेगा मॉड्यूलेटर में। क्यों करना पड़ेगा? मॉड्यूलेटर में डालेंगे तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेशन करेगा। मॉड्यूलेशन क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यानी ये ऑडियो सिग्नल जो आप बोल रहे हैं उसको इम्पोज कर देगा। तो ये यहाँ पे उसने इम्पोज कर दिया, ये हमारा बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी ये जो सिग्नल है ये 118.9 है, जो कैसा दिखता है, इन्फॉर्मेशन के जैसे, ऑडियो सिग्नल के जैसे दिखता है। अब इसको डायरेक्टली आप एंटेना में ट्रांसमिट कर दो कुछ एम्पलीफायर वगैरह लगा के। अब एंटेना क्या करेगा? एंटेना का काम है कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, किस में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 118.9 मेगाहर्ट्ज, तो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। अब ये फैलता हुआ पहुंच गया एटीसी के पास। एटीसी जो ग्राउंड में लगा हुआ है उसके पास एक एंटेना होता है। अब ये एंटेना जो है कांटेक्ट में आता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, जो 118.1 जो फ्रीक्वेंसी आपने भेजा एयरक्राफ्ट से, यहाँ से 118.9 जो आपने भेजा कहाँ से, एयरक्राफ्ट से, उस फ्रीक्वेंसी के कांटेक्ट में कौन आ गया, एटीसी के पास जो एंटेना लगा हुआ है। अब ये एंटेना उसको क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। अब इस इलेक्ट्रिकल पल्स के अंदर जो है आपका इन्फॉर्मेशन है। अब उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमको चाहिए डीमॉड्यूलेटर। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है ऑडियो सिग्नल को रेडियो से। अब ये करता कैसे है ये ज़रा समझते हैं। अब देखो, ये है आपका एक फ्रीक्वेंसी, मान लो इन फेज़ है, और हम वहीं पे अगर ऑपोजिट फेज़ में एक और फ्रीक्वेंसी सेम डिवाइस में डालें तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, कहाँ पे, डीमॉड्यूलेटर की तरफ 118.1 का सिग्नल आ रहा है।
118.1 का सिग्नल 9 का सिग्नल आ रहा है मेगाहर्ट्ज। अब हम क्या करेंगे, एक और ऑसिलेटर लगाएंगे जिसमें हम 118.9 ही देंगे लेकिन ऑपोजिट फेज में। तो होगा क्या, और उसमें हम कुछ और भी डिवाइस लगाएंगे, जैसे लो पास फिल्टर लगाएंगे, रेक्टिफायर लगाएंगे। तो उससे होगा क्या, जो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है 118.1 इन फेज सिग्नल, वो रेक्टिफाई होगा। फिर हम उसमें एक आउट ऑफ फेज 118.1 सिग्नल दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, लो फ्रीक्वेंसी जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो बचेगा, और वो लो पास फिल्टर से पास होते हुए आगे जाएगा बूम सेट की तरफ जिसमें लगा है स्पीकर। स्पीकर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल पल्स को, जो ऑडियो है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कन्वर्ट कर देगा वॉइस में। तो आपको क्या सुनने को मिलेगा ज़मीन में एटीसी को, चेन्नई टार विक्टर टैंगो किलो टैंगो माइक रिक्वेस्ट डिसेंट। तो ये जो आया आपका एयरक्राफ्ट से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आया, जिसको फिर से कन्वर्ट करके ऑडियो में किया गया। और ये जो पूरा प्रोसेस है माइक्रो सेकेंड्स में होता है, समझाने के लिए स्लोली बताया गया। तो इस तरीके से एक एयरक्राफ्ट का जो वॉइस है, एयरक्राफ्ट में जो एक पायलट वॉइस ट्रांसमिट करता है, वो ज़मीन तक इस तरीके से पहुंचता है।